हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एंड यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल लेके। स्टार्ट करते हैं। द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज़ अ गुड वे टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू। साउथ अफ्रीका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये जानने के लिए कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ क्या करना चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमें करना क्या चाहिए। द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। अब जैसे कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि ब्लैक्स जो हैं, ब्लैक्स के जितने भी लीडर्स हैं वो अपने लोगों को इस तरीके से नहीं भड़का रहे थे कि आपने अब वाइट्स को यहाँ से बाहर निकाल देना। ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे कि हम इन लोगों के साथ ही रहेंगे, बस हमने पीसफुली रहना है और जो पास्ट है हमने उसको रिपीट नहीं करना। तो यहाँ पे क्या था कि एक ऑप्रेसर, ठीक है, यानी कि ऑप्रेसर कौन है यहाँ पे? ब्रिटिशर्स। एंड ऑप्रेस्ड कौन है यहाँ पे? अफ्रीकन्स। ठीक है। सो ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड इस डेमोक्रेसी में इकट्ठे रहने वाले थे और अपने आप को और एक दूसरे को इक्वल राइट्स देने वाले थे, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पाना ये बहुत ही मुश्किल था। दे हैड देयर फियर्स, दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट. The black majority was keen to ensure that the democratic principle of the majority rule was not compromised. They wanted substantial social and economic rights. The white minority was keen to protect its privileges and property. अब इसके बाद हुआ क्या? दोनों पार्टीज के अपने अपने फियर्स थे। क्या फियर्स थे? जो दोनों ही पार्टीज हैं वो चाहती थी कि उनके राइट्स जो हैं और उनके इंटरेस्ट जो हैं उनको सेफ गार्ड किया जाए। क्या क्या थे इनके इंटरेस्ट? ब्लैक लोग जो हैं वो ये चाहते थे कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जब बने तो उनमें मेजॉरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि जो वाइट लोग हैं वो अपने राइट्स कुछ इस तरीके से ले कि अगेन वो लोग ब्लैक्स जो हैं उनके साथ थोड़ी बहुत ही हल्की फुल्की सी भी कॉम्प्रोमाइज उनको करने को बोले, क्योंकि जो ब्लैक लोग हैं वो कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। और वो लोग चाहते थे कि सोशल और इकोनॉमिक राइट्स जो हैं वो भी बिल्कुल इक्वल मिले, ठीक है, यानी कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह हैं वो भी बिल्कुल इक्वल मिले। द वाइट माइनॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। अब जो वाइट माइनॉरिटी है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि उनकी ट्रेन्स, उनकी बसेस, टैक्सीज, रेस्टोरेंट्स एंड उनके टेम्पल वगैरह जितने भी थे, जो चर्च वगैरह थे, पब्लिक टॉयलेट्स थे, ये सारे के सारे अलग अलग थे। तो ऑब्वियसली जो वाइट पीपल हैं उनके अच्छे थे और जो ब्लैक पीपल हैं उनके अच्छे नहीं थे। तो वाइट लोग क्या चाहते थे कि हमारे प्रिविलेज जो हैं वो कहीं ना छूट जाएं और कहीं हमारी प्रॉपर्टी पे ये लोग कब्जा ना कर लें। After long negotiations, both parties agreed to a compromise. The whites agreed to the principle of majority rule and that of one person, one vote. They also agreed to accept some basic rights for the poor and the workers. नेगोशिएशन हुई दोनों की तरफ से, यानी कि एक कह रहा था कि नहीं ये रूल करो, दूसरा कह रहा था कि नहीं ये रूल करो, फिर कॉम्प्रोमाइज हुआ बीच में। अब जो कॉम्प्रोमाइजेज हैं वो क्या हुए थे? सबसे पहले तो अगर हम वाइट्स की बात करें, सो वाइट्स इस चीज़ के लिए मान गए कि हाँ चलो ठीक है, वन पर्सन एंड वन वोट वैल्यू है, ठीक है, तो वो इस चीज़ के लिए मान गए। दूसरा क्या माने वो? उन्होंने कहा कि हाँ हम मानते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो पुअर हैं एंड कुछ लोग जो हैं वो वर्कर हैं जो कि लो पेड वेजेस में काम करते हैं, तो उन्हें हमें बेसिक राइट्स जो हैं वो देने चाहिए। इस चीज़ के लिए वाइट्स ने अग्री किया। अब ब्लैक्स ने किस बात पे अग्री किया? द ब्लैक्स अग्रीड दैट मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट. They agreed that majority would not take away the property of white minority. This compromise was not easy. How was this compromise going to be implemented? Even if they managed to trust each other, what was the guarantee that this trust will not be broken in future? ब्लैक लोग जो हैं
वो किस चीज़ के लिए माने? उन्होंने कहा कि अगर मेजॉरिटी रूल होता है तो उसको एब्सोल्यूट नहीं माना जाएगा, यानी कि अगर किसी चीज़ पे वोटिंग हुई और वो जो वोटिंग है वो वाइट्स के खिलाफ हो गई तो ब्लैक्स जो हैं वो इसके साथ एग्री नहीं करेंगे, वो ये नहीं मानेंगे कि ये एब्सोल्यूट रिजल्ट है, वो इसमें भी थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा रूम जो है वो वाइट्स के लिए रखेंगे। तो पहले तो ये इस एक चीज़ के लिए मान गए। दूसरी चीज़ के लिए वो क्या माने कि हाँ, वाइट्स के जो वाइट माइनॉरिटी है, जो इन लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उसे टेक अवे नहीं करेंगे, यानी कि जो वाइट्स की प्रॉपर्टी है वो वाइट्स की प्रॉपर्टी ही रहेगी। ठीक है। अब ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है ये आसान नहीं था, ऐसा इसलिए कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे बोल दिया कि ब्लैक्स ने कहा कि अगर जो मेजॉरिटी है वो अगर वाइट्स के खिलाफ आती भी है तो भी इसको एब्सोल्यूट नहीं माना जाएगा। तो इस चीज़ के साथ कैसे इन्होंने एग्री किया। ठीक है। एंड दूसरा कि चलो ट्रस्ट तो एक बार बन गया, बट क्या वो ट्रस्ट मेंटेन हो पाएगा? क्या गारंटी है कि फ्यूचर में ये ट्रस्ट जो है ये ना टूटे? तो इस चीज़ का भी जो क्वेश्चन है वो बार बार बने जा रहा था। सो अब बारी आती है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा कि जो ट्रस्ट है वो बना रहेगा या नहीं, क्योंकि जब तक कोई चीज़ लिखी हुई नहीं होगी तब तक हम उसके बारे में क्लेम नहीं कर सकते हैं, तब तक हम कोई रेफरेंस नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक चीज़ लिखी हुई है तो हम डेफिनेटली उसका क्लेम कर सकते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है। सो एक दूसरे के ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ये नीड होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। सो क्या था? The only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would abide. अब दोनों पार्टीज के बीच में ट्रस्ट बना रहे तो ऐसे में क्या करेंगे, हम कुछ रूल बना देंगे, ठीक है, ताकि जो ये गेम है इसके जो रूल्स हैं वो फुलफिल होते रहें। These rules lay down how the rulers are to be chosen in future. रूलर्स किस तरीके से चूज किए जाएंगे वो यहाँ पे मेंशन था। These rules also determine what the elected governments are empowered to do and what they cannot do. ये भी जो रूलिंग गवर्नमेंट्स है उनको बताया गया कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया। Finally, these rules decides the rights of the citizen. These rules will work only if the winner cannot change them very easily. सो यहाँ पे क्या किया गया कि जो रूल्स हैं वो डिसाइड किए गए सिटीजन के लिए, ठीक है, और ये जो रूल हैं उन्हें विनर जो है वो चेंज नहीं कर सकता, यानी कि रूलिंग पार्टी जो है वो इन रूल्स को अपने आप चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, उसको परमिशंस जो हैं वो लेनी पड़ेंगी, वोटिंग करनी पड़ेगी, ऑपोजिशन की जो वोटिंग है वो लेनी पड़ेगी। अगर दोनों पार्टीज मानती हैं, ऑपोजिशन भी मानता है और ये लोग खुद भी मानते हैं, तो ही हम कहेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सक्सेसफुल है। अगर ऐसा हो जाता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो सारे के सारे रूल्स को चेंज कर सकती है, फिर तो ये डिक्टेटरशिप हो गई या फिर ये मोनार्की हो गई। बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले तो ये बताया जाता है कि किसी लीडर को कैसे चुनना है, दूसरा ये बताया जाता है कि उस लीडर के पास क्या राइट्स हैं, और तीसरा ये बताया जाता है कि सिटीजन्स के पास क्या राइट है। दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन डिड, और साउथ अफ्रीकन ने ये ही किया। दे अग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स। दे ऑल्सो अग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम, दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो साउथ अफ्रीकन ने इस चीज के साथ एग्री किया कि कुछ बेसिक रूल्स जो हैं वो सबको दिए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने एग्री किया कि ये जो रूल्स होंगे ये सुप्रीम होंगे। ठीक है, सबसे बड़े रूल्स जो हैं वो यही रूल्स हैं, और इन्होंने डिसाइड किया कि कोई भी जो गवर्नमेंट है वो इन रूल्स को इग्नोर नहीं करेगी। एंड दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। जब सेट ऑफ रूल्स बन जाते हैं उसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution making is not unique to South Africa. Every country has diverse groups of people. Their relationship may not have been as bad as that between the whites and the blacks in South Africa, but all over the world people have differences of the opinion and interest. Whether democratic or not, most countries in the world
नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई नई बात नहीं थी साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि हर एक कंट्री जो होती है उसमें डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल रह ही रहे होते हैं। रिलेशनशिप जितने खराब ब्लैक्स एंड वाइट्स के थे, उतने रिलेशनशिप खराब और किसी कंट्री के नहीं थे। लेकिन फिर भी लोगों के बीच में ओपिनियंस और इंटरेस्ट के जो डिफरेंसेस हैं वो तो रहते ही हैं, चाहे कंट्री डेमोक्रेटिक हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी इन बेसिक रूल्स को लिखने की जरूरत तो पड़ती ही है। दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू द गवर्नमेंट, एनी एसोसिएशन नीड टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। और जरूरी नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए होता है, किसी एसोसिएशन के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई एसोसिएशन बन रही है तो उसका भी ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है कि हम ये एसोसिएशन क्यों बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ एसोसिएशंस जो हैं वो वर्कर्स की फ्रीडम के लिए होता है, ठीक है, वर्कर्स के साथ जस्टिस के लिए होता है। तो वहां पे उन्होंने क्लियर किया होता है कि ये जो एसोसिएशन है ये बनी क्यों है। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी एकदम क्लियर होती है कि वो ये गवर्नमेंट बनी क्यों है और गवर्नमेंट के पास क्या क्या राइट्स हैं। इट कुड बी a club in your area, a cooperative society or a political party, they all need a constitution। हमारे आसपास का कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ठीक है, जैसे कि वेरका है और हमारे पास अमूल है, वीटा है, मदर डेयरी है, ये सारी के सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, तो इन सभी के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपना होना चाहिए। इसकी जरूरत इन सबको पड़ती है, और वो इसलिए ताकि ये लोग अपने लोगों को डिक्टेट कर पाएं कि हमारी जो पार्टी है वो एक्चुअल में किस चीज के लिए बनी है और आप किस चीज के साथ स्टैंड करने चाहिए, किस चीज का स्टैंड आप लोगों को लेना चाहिए। Thus, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रिटन रूल्स हैं जो कि सारे के सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं ताकि वो उस कंट्री में इकट्ठे रह सकें। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटर्मिन्स द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन द टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन and also the relationship between the people and government, and constitution ही वो supreme law है जो कि determine करता है कि relationship citizens का आपस में कैसा होगा and government और citizen का relation आपस में कैसा होगा। A constitution does many things. First, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together। Constitution का सबसे पहला काम तो ये है कि वो एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट को जनरेट करता है, यानी कि ट्रस्ट का एक लेवल ये जनरेट करता है। हमें विश्वास होता है कि क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है तो इसको तो कोई वॉयलेट नहीं करेगा, और अगर किसी ने वॉयलेट किया तो उसको पनिश किया जाएगा। सेकेंडली, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल बी द पावर टू टेक विच डिसीजन। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी डिसाइड करता है कि किसके पास कितनी पावर्स हैं। प्रधानमंत्री जो है वो किस तरीके के डिसीजंस ले सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर किस तरीके के डिसीजंस ले सकते हैं, गवर्नर प्रेसिडेंट किस तरीके के डिसीजंस ले सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हमें इसे करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हमें अपनी स्टेटमेंट्स और डिसीजंस देने होते हैं। Third, it lays down limits on the powers of the government and tells us what the rights of the citizens are. Thirdly, government के क्या rights हैं ये government को बताए जाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सब कुछ क्लियरली मेंशन होता है, एंड सिटीजन्स के राइट्स क्या हैं वो भी क्लियरली मेंशन होते हैं। फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। और चौथा, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि उस सोसाइटी के जो लोग हैं वो किस तरीके की एस्पिरेशंस रखते हैं, यानी कि वो अपनी सोसाइटी को किस तरीके से देखना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर कुछ नए रूल्स बनते भी है तो वो इसको ध्यान में रख के बनाए जाते हैं कि जो लोग हैं वो किस तरीके का लॉ चाहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि LGBTQ ग्रुप होता है, ठीक है, तो इंडिया के सिटीजन्स की डिमांड थी कि LGBTQ ग्रुप जो है उनको
उनको भी वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो कि एक मेन एंड वुमेन को मिलती है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को समझा और फिर इसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। सो इस तरीके से हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एस्पायर करता है। All countries that have constitutions are not necessarily democratic, but all countries that are democratic will have constitution. जितनी भी कंट्रीज के पास कॉन्स्टिट्यूशन है जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो, लेकिन जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं उन सब के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन जरूर है। ठीक है, यानी कि सेट ऑफ रूल्स तो हर कोई बना लेता है, लेकिन जिसके पास भी सेट ऑफ रूल्स होंगे वो जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक भी होगा। लेकिन अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो ये पक्की बात है कि उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगर उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो वो डेमोक्रेसी ही किस बात की, तो फिर लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट ही कैसे करेंगे। ओके, आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ग्रेट ब्रिटेन, द अमेरिकन्स गेव देमसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। After the revolution, the French people approved a democratic constitution. Since then, it has been a practice in all democracies to have a written constitution. अगर आप लोगों को नहीं पता तो ब्रिटेन वाले जो हैं उन्होंने अमेरिका पे भी कब्जा किया हुआ था पहले। ठीक है, ब्रिटेन एक ऐसी कंट्री हुआ करती थी जो कि सबसे ज्यादा कब्जा किया करती थी। उनका मानना ये था कि बाकी की जितनी भी कंट्रीज है सबके रिसोर्सेज को यूज कर लिया जाए और अपनी कंट्री को बहुत मजबूत कर दिया जाए। ठीक है, सो अमेरिकन्स को भी उन्होंने पहले टारगेट किया हुआ था, अमेरिकन्स के ऊपर भी उन लोगों ने राज किया था, लेकिन बहुत ही पहले अमेरिका ने अपने यहाँ पे डेमोक्रेसी वो लोग लेके आ गए थे। और जब रेवोल्यूशन हुआ था तो उस टाइम पे जो कि मैंने आप लोगों को बताया है कि सबसे पहला जो रेवोल्यूशन है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन था। मदर ऑफ ऑल रेवोल्यूशंस इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच पीपल ने सबसे पहले डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और उसके बाद से लेके अभी तक सभी जो डेमोक्रेसीज है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाती हैं, फिर वो चाहे अमेरिका हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो या फिर कनाडा हो। सो ये था आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ फॉर वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।